और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। और अगर बात करें लोकसभा सीट हैदराबाद की, जहां पर बीजेपी की ओर से माधवी लता और दूसरी तरफ एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच कड़ी टक्कर है। इस मामले में आपको बताएं कि जिस तरीके से माधवी लता ने एक काल्पनिक तीर छोड़ा, उसका वीडियो वायरल हुआ और अब इस पर एफआईआर दर्ज की गई है। माधवी लता कह रही है कि यह सब कुछ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के इशारों पर हो रहा है, लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आप जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए उन मुसलमानों को जो ये सच्चाई समझने पर अपने आंख बंद कर कर बैठे हैं। किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। ये जो बंदा मेरे ऊपर एफआईआर किया है, मुझे पता है ये भी इनका एक कीत होता है। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने काल्पनिक तीर क्या छोड़ा, पूरी ओवैसी ब्रिगेड एक्टिव मोड में आ गई। माधवी लता के खिलाफ बेगमगंज बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। खुद पर हुई एफआईआर के बाद बीजेपी की फायर ब्रांड बन चुकी माधवी लता ने कटाक्ष किया। माधवी लता का कहना है कि रामनवमी के त्योहार का माहौल था, ऐसे में तीर छोड़ना प्रतीकात्मक था। आगे ये लोग पटाखे चलाने पर भी एफआईआर कर देंगे। ये लोग मोबाइल के जरिए मामले को किसी और ही दिशा में घुमा रहे हैं। हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा, वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने रामबाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्या मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं, कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इतना कि नहीं, माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अब उनके सच को वो एक एक कर बाहर लाएंगी। साथ ही खुद पर एफआईआर कराने वाले को उन्होंने ओवैसी का तोता बताया है। ये जो बंदा मेरे ऊपर एफआईआर किया है, मुझे पता है ये भी इनका एक कीत होता है। मुझे पता है इनका एक ऐसा बंदा है जो इनके नाचता है इनके इशारों पर। पता नहीं उसका क्या है, ये लोग डरा के करवा रहे, धमकी देकर करा रहे। लेकिन असद जी, मैं आज बता रही हूं, सारे जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज आपने हड़पे ना, वो और मंदिरों के जमीन भी जितने भी कब्जा हुए, मैं पूरा बाहर निकाल रही हूं। घड़ी आपका शुरू हो गया। आप जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए उन मुसलमानों को जो ये सच्चाई समझने पर अपने आंख बंद कर कर बैठे हैं। अब तक शांत बैठे ओवैसी भाईजान भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। पहले फेज के चुनाव तक काफी शांत दिखाई दे रहे असदुद्दीन ओवैसी ने काल्पनिक तीर वाले मुद्दे के बाद अपने भाषणों की लाइन लेंथ ही बदल दी। ओवैसी अपने चुनावी भाषणों में 13 मई को होने वाली वोटिंग में तीर वाले वीडियो को ध्यान में रखकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे, अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी। मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मजलिस के लिए। खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले ओवैसी वोट बैंक साधने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को मस्जिद वाला डर दिखा रहे हैं। लेकिन माधवी लता भाईजान की बांटने वाली सियासत का सच बता रही है। साथ ही हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर लड़ाई की बात कर रही है। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को, अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। अगर हम मस्जिद के तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम
हम रमजान के टाइम पर हजरत अली साहब का उस जुलूस में कभी नहीं ठहरते हम। ये समझिए, आपके पीछे पीछे पीठ वार करने वाले आपके खुद एमआईएम के लीडर्स हैं। जिस दिन ये सच आप जान जाएंगे, आपके आंख खोलेंगे। हैदराबाद में 13 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन ओवैसी तीर वाले मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें डर है कि जिस सीट पर 4 दशकों से ओवैसी परिवार का कब्जा है, उसकी नींव हिलती दिख रही है। यही वजह है कि वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माधवीलता पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच जो कोल्ड वॉर थी वो एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कहा है कि उस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं दिग्विजय सिंह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने बयानों को लेकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में सिंधिया वर्सेस दिग्विजय की नई जंग। कमलनाथ सरकार गिराने पर वार पलटवार। सिंधिया का दावा, काट दिया कांग्रेस के करप्शन का तार। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। दिग्विजय का पलटवार, बीजेपी के प्लेन में क्यों उड़ गए सिंधिया? सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बीच की जंग एक बार फिर मीडिया की सुर्खियां बन रही है। एक तरफ राज्य में लोकसभा का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, तो दूसरी तरफ दोनों नेताओं की सियासी अदावत भी खुलकर सामने आ रही है। करीब 4 साल पहले कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर दोनों नेता एक बार फिर आमने सामने आ गए। गुना सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। सिंधिया ने कहा कि तब की कमलनाथ सरकार गिराकर उन्होंने कांग्रेस को पैसे देने वाली मशीन का तार काट दिया। इस मशीन से निकला करप्शन का पैसा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जेब में जाता था, जो सरकार बदलने पर अब गरीब बच्चियों को मिल रहा है। 1250 रुपया खाते में मिल रहा है। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। अगर सरकार न बदलता तो किसान को किसान सम्मान निधि 6000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार से न मिलता। तो आज समय है मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना होगा। अगर भारत को विकास और प्रगति के पथ पर हमें चलाना होगा मेरे भाई और बहनों। आपको बता दें कि साल 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मामूली बहुमत के साथ जीती थी। खुद सिंधिया भी सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने राज्य की गद्दी कमलनाथ को सौंप दी थी। सीएम बनने में कमलनाथ की मदद दिग्विजय सिंह ने की थी। जानकारों का कहना है कि कमलनाथ और दिग्विजय ने सिंधिया को अलग थलग कर दिया था, जिसके बाद आखिरकार सिंधिया को बगावत कर रास्ता अख्तियार करना पड़ा। इस बगावत से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। इसी के बाद से दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सियासी दुश्मनी जग जाहिर हो गई। अब सिंधिया के हमले के बाद दिग्विजय ने भी बीजेपी पर दिए गए उनके पुराने बयान को याद दिला दिया। लेकिन वो कहते थे कर्जा अगर माफ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पर उतरूंगा। लेकिन सड़क पर उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। जिस पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था ये भारतीय जो बीजेपी जो है ये पाकिस्तान की आईएसआई की समर्थित राजनीतिक दल है, उसके वीडियो है। अब मोदी जी जरा उनसे पूछे। साल 2019 में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सीट छोड़कर बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटें जीत ली थी। इस बार बीजेपी राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए दिग्विजय सिंह कमान संभाले हुए हैं, तो बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी ताकत झोंक दी है।
चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट की मांग तो कर ही रखेंगे, साथ ही साथ एक दूसरे पर हमला करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं पश्चिम बंगाल का अब क्या जिक्र यहां पर कर लेते हैं, जहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट से बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। ममता सरकार को बड़ा झटका, 2016 में की गई शिक्षक भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। 2016 में जो नियुक्तियां की गई थी शिक्षकों की, उन्हें हाईकोर्ट ने रद्द किया है। राज्य स्तरीय टेस्ट के जरिए इन भर्तियों को किया गया था, जिस पर बड़ा झटका ममता सरकार को देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द किया है। 2016 में बंगाल सरकार की तरफ से एक राज्य स्तरीय टेस्ट के जरिए इस भर्ती को करवाया गया था, जिन नियुक्तियों को अब हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका देते हुए रद्द किया गया। और बड़ी खबर, सियाचिन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों का हौसला रक्षा मंत्री ने यहां पर बढ़ाया है। मुलाकात यहां पर जवानों के साथ की है। रक्षा मंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाई, भारत माता की जय के नारे लगे और राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है। तो सियाचिन पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां हमारे जवान सियाचिन में जो तैनात हैं, इन मुश्किल हालातों में भी लगातार भारत माता की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उनसे उन्होंने मुलाकात की, उन्हें मिठाई खिलाई, उन तमाम जवानों का हौसला उन्होंने बढ़ाया और साथ ही हमारे वीर जवान जिन्होंने अपने प्राणों का जो सर्वोच्च बलिदान है वो भारत माता के लिए दिया, उन्हें श्रद्धांजलि भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अर्पित की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सियाचिन से, तस्वीरें जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां मौजूद हैं।